दूसरा को निचला शहर, निचला शहर। इस दुर्ग को गढ़ी भी कहते हैं और चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया। जैसे मान लीजिए मोतिहारी शहर का निर्माण करा के चारों तरफ से इसको किलाबंदी कर दिया गया, दुर्गीकृत, ऊंचा चबूतरा पर बना करके। और एक था निचला शहर। तो दुर्ग या गढ़ी में अमीर परिवार रहते थे, मतलब संपन्न व्यक्ति रहते थे, और निचला शहर में गरीब व्यक्ति, मजदूर टाइप के लोग जो हैं वह रहते थे। 2000 से ज्यादा स्थल की खुदाई की गई है, जिसमें एक ही स्थल है जिसको घेराबंदी नहीं किया गया। तो पीटी में वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। कौन सा स्थल है जिसकी घेराबंदी नहीं किया गया? तो वह स्थल है चांदहुद्रो। चांदहुद्रो मोहनजोदड़ो से करीब 134 किलोमीटर की दूरी पर है यह चांदहुद्रो। एकमात्र स्थल है जिसकी घेराबंदी नहीं किया गया, बाकी सभी स्थलों की घेराबंदी की गई। ठीक है सर, दूसरा में क्या लिखे हैं? निचला शहर। निचला शहर या और इसकी घेराबंदी नहीं किया गया चांदहुद्रो की। अब यहाँ पर हम लोग 2 स्तरीय नगर के बाद यहाँ देखेंगे नगर नियोजन में सड़क प्रबंधन। यहाँ का सड़क प्रबंधन कैसा था? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मोतिहारी का सड़क तो इस तरह से नहीं था, जैसे तैसे मन किया वैसे बना दिया गया, वह सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था, एकदम एक सीध में। पूरब जैसे आप देख रहे हैं, देखिएगा यह पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आप देख रहे हैं एक सीध में, और सड़कें एक दूसरे को यहाँ समकोण पर काटती हुई नजर आती थी। ठीक है, इसको सड़क मान लेते हैं। और एकदम एक सीध में, और इसके दोनों का बगल में नाली का निर्माण किया गया। और सड़क जब बनाया गया था तो बीच में थोड़ा सा ऐसा उठा दिया गया था, बीच में से ऐसे थोड़ा सा ऊपर, इधर का भी ढलवा हो गया ऐसे और इधर का भी ढलवा। बारिश का पानी होता था तो अपने आप पानी जो है इधर से ढल करके इस नाला में, इधर से ढल करके इस नाला में आ जाता था, तो कीचड़ नहीं होता था। जो सड़क बनाया गया था, कच्ची ईंट का प्रयोग ज्यादा किया गया था, तो फिर भी कीचड़ नहीं होता था। और इस छोटी छोटी नालियों से निकल करके पानी बड़ी नालियों में चला जाता था, तो किसी भी प्रकार की जल जमाव की भी यहाँ दिक्कत नहीं होता। जब यह सड़क का ऐसे निर्माण किया गया था ना, तो देखने से क्या लगता, शतरंज बोर्ड के समान जो है शहर दिखलाई पड़ता था। चौकोर शतरंज बोर्ड के समान जो है वह शहर दिखलाई पड़ता था। अब देखिए 9 मीटर 9.3 है तो 9 ही मानेंगे। मुख्य सड़क जो थी वह 9 मीटर चौड़ी थी, मीटर में था, और गली जो थी वह 3 मीटर लगभग जो है वह चौड़ी बनाई गई थी। तो किसी भी प्रकार का ट्रैफिक वगैरह का परेशानी यहाँ पर नहीं होता था। यह है सड़क प्रबंधन। इसमें जो ईंट का प्रयोग किया गया था ना, 4:2:1, असाधारण ईंट इसलिए माना गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यह ईंट का प्रयोग जो है इस अनुपात में, ईंट का बनावट जो है वह इस अनुपात में किया हुआ। लंबाई चौड़ाई, हाँ, 4:1। ठीक है। अब यहाँ जल प्रबंधन। जल प्रबंधन कैसा था? उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। इतनी अच्छी जल प्रबंधन थी कि किसी भी प्रकार का बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जल जमाव तो देखने को नहीं मिलता। क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि छोटी छोटी नालियां बड़ी बड़ी नालियों से जा करके जुड़ गई थी, मेन हॉल बनाया गया था, निकाल करके प्रतिदिन सफाई की जाती थी, तो जल जमाव की समस्या नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का प्रमाण कहाँ से मिला? धौलावीरा जगह है यहाँ, धौलावीरा। यहीं से मिला है सबसे उत्तम कोटि के
पहले कालीबंगा से मिला था, लेकिन फिर 1990-91 में खुदाई किया गया तो कालीबंगा से ज्यादा उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का प्रमाण जो है वह धौलावीरा से मिला। तो वर्तमान में यही याद रखना है कि सबसे उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का प्रमाण जो है वह धौलावीरा से मिला। अब यहाँ पर आएगा अन्नागार, बृहद स्नानागार, स्नानागार, पुरोहित का आवास, बंदरगाह, अन्नागार समझते हैं जिसमें अन्न रखा जाए। गांव देहात में उसको गांव घर वगैरह डेहरी वगैरह जो कहते हैं, गांव नहीं बना रहता है, काट करके उस पर अनाज निकाल करके उसमें रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे किसान अपने अनुसार खर्च करते या ज़्यादा होता है तो बेच देते हैं। तो उसी को यहाँ अन्नागार कहा गया। जैसे गोल घर का नाम सुने हैं पटना का, वो अन्नागार ही था। मतलब अंग्रेजों ने बनवाया था कि अगर कोई विपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए या किसी भी प्रकार की आपदा आ जाए तो उसमें रखा जाता था अनाज और निकाल करके वो बांटा जाता था। तो उसी तरह से अन्नागार मोहनजोदड़ो में है। यह अन्नागार पूछेगा अन्नागार कहाँ है या कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में यह था। बृहद स्नानागार, स्विमिंग पूल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस समय का कॉन्सेप्ट है, यह नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, यह हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। भारत की देन है कि इतने प्राचीन काल में भी स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया था और लोग जो हैं इसको मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। जिस प्रकार का आज स्विमिंग पूल आप देखते होंगे उसी तरह से बनाया गया था। सीढ़ी जो है वह नीचे उतरने के लिए बनाया गया था। उस समय सीमेंट वगैरह तो था नहीं, फिर भी नीचे जो है बिटुमिन का लेप लगा दिया जाता है, बिटुमिन, और वह लेप सीमेंट के समान ही होता था। बिटुमिन का लेप नीचे लगा करके एकदम ठोस हो जाता था। एक तरफ से स्वच्छ पानी आ रहा है स्विमिंग पूल में और दूसरी तरफ से गंदा पानी निकल रहा था। कभी भी गंदा पानी, आज भी वही कॉन्सेप्ट है, स्विमिंग पूल में हमेशा पानी आता रहता है, निकलता रहता है, तो पानी गंदा ही नहीं होता। बिटुमिन जैसे हम इसको क्या कहेंगे, जैसे हम उसको कहते हैं ना कि अंग्रेज लोगों ने सुर्खी चूना से जो है वह घर बना दिया, सीमेंट नहीं था, तो उसी प्रकार का सीमेंट प्रकार का चाहे सुर्खी चूना प्रकार का था, जिसको लगाने से मतलब वो क्या होता था, तुरंत जकड़ लेता था, टाइट हो जाता था सीमेंट के समान। तो एक प्रकार का हम लोग उसको कह सकते हैं, उसको हम क्या कहें, सीमेंट टाइप का, लेकिन उसका नाम बिटुमिन दिया हुआ है। यूपीएससी में पूछा भी गया कि किस प्रकार किसका लेप लगाया जाता था, बिटुमिन का लेप लगा दिया जाता था, तो कीचड़ ही नहीं होता था। और देखिए स्विमिंग पूल के चारों तरफ जो है ना, चारों कोना पर रूम बना दिया गया था। तो विद्वान कहते हैं कि रूम इसलिए बनाया गया था कि वस्त्र वगैरह बदलने के लिए रूम का निर्माण जो है वह कर दिया गया। तो वही कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। यह कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। अब इसमें परीक्षा में पुरोहित का आवास है, यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तीनों पुरोहित का आवास, पुरोहित समझते हैं ना, हाँ, जो धार्मिक कार्य को संपन्न कराए, पंडित जी, ठीक बात है, पंडित जी कहते हैं जो। तो पुरोहित का आवास जो है वह मिला है, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। ठीक है, तो यह तीनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब इसमें पूछ देगा इन तीनों में यहां से कि सबसे मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन है, तो क्या आंसर होगा। मोहनजोदड़ो का यह है ना 39 फीट, यदि आप देख रहे हैं 39, 23, 8, यह 39 होगा। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा है स्विमिंग पूल। अब इसमें से पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा इमारत कौन था, तो क्या आंसर होगा।
अन्ना घाट। ये नहीं होगा, इसमें बृहद शब्द भले लगा है लेकिन यह नहीं है। सबसे बड़ा क्या था? अन्ना घाट। यह मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा सभ्यता की मैं नहीं बोल रहा हूँ, केवल मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत थी। अब यह महत्वपूर्ण है, बंदरगाह या पतन का साक्ष्य यह लोथल से मिला है। यह सभी तरह की परीक्षा में पूछ दिया है। लोथल गुजरात में है और यह बंदरगाह जो है यहीं से सबसे ज्यादा जल मार्ग से व्यापार का कार्य किया जाता था, जो लोथल से प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन दूसरा बनता है। अब पूछ सकता है आपसे, जो कठिन क्वेश्चन माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तब क्या आंसर होगा? बंदरगाह। इमारत क्यों नहीं होगा? मान लीजिए बंदरगाह केवल बना दिया गया तो केवल जहाज आके नहीं रुकते हैं, वहां पर सामान मैंने क्या उसे कहते हैं, कंटेनर कहते हैं, जिसे उठा करके सामान को एक गोदाम टाइप का होता है, 236 मीटर है यह लंबा में। तो वहाँ सामान रखने के लिए, वहाँ से सामान को वितरित करने के लिए बहुत बड़े बड़े क्या कहिए, गोडाउन कह सकते हैं, गोदाम कह सकते हैं, वहाँ बनाया गया। 236 मीटर दिया हुआ है साइज। तो सबसे बड़ी अगर इमारत की बात में अगर आ जाए हड़प्पा सभ्यता का, तो लोथल का बंदरगाह और मोहनजोदड़ो में अन्ना घाट, यही एक अंतर हो जाता है, आपको ध्यान रखना। तो यही है नगर नियोजन प्रणाली। और इसके बाद मैंने कहा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ प्रमुख स्थल से पूछा जाता है, ठीक है। तो 7-8 स्थल का नाम आएगा और वह स्थल से क्या मिला यह आपको ध्यान में जो है वह रखना। इसको मिटाते हैं, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए सर। अब यहाँ था प्रमुख स्थल। देखिए यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। मैंने बार बार कहा कि लगभग 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई की गई इस सभ्यता के अंतर्गत, लेकिन शुरू में 6 को नगर का दर्जा दिया गया था, 6 शहर को 6। लेकिन 1990-91 में धौलावीरा की खोज कर दी गई, तो नगरों की संख्या कितनी हो गई? एक और इसमें जुड़ा और तब 7। वर्तमान में 7 स्थल को नगर की संज्ञा जो है वह दिया गया है। तो पहले हम उस 7 के बारे में जानते हैं, उसके बाद 2-4 और है। उसमें केवल समझना नहीं है, उसमें दिमाग में रखना है कि यहाँ से क्या मिला, जो पूछा जाता है परीक्षा। तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांदपुर, लोथल, कालीगंगा, बनवाली। तो पहले इस 6 को नगर की संज्ञा जो है वह दिया गया है। बाद में एक और आके जुड़ा, धौलावीरा। ठीक है। अब यहां यह 7 नगर हो गए। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि कौन किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं आप लोगों को, हड़प्पा रावी नदी। यहाँ नदी मैंने लिख दिया, यह रावी नदी के किनारे है। यह सिंधु नदी के, यह चांदपुर भी सिंधु,
लोथल भोगवा नदी, भोगवा, कालीबंगा घग्घर नदी, बनावली यह नदी के किनारे नहीं है, धौलावीरा 2 नदी है, मानसर, मानहर और मानसर, इसी 2 नदी के बीच में है यह धौलावीरा। तो यह नदी हो गया। अब यहां से जो क्वेश्चन आपको पूछे वह आपको जवाब देना है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसके उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने उत्खनन कार्य संपन्न कराया। उत्खनन करता, तो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई किसने किया? बोलिए। दयाराम साहनी, यह राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, चांदपुत्र, जीएन मजूमदार, गोपाल ननी मजूमदार, ऐसे लिख रहे हैं जी एन गोपाल ननी मजूमदार। उसके बाद है लोथल रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, कालीबंगा 2 लोग हैं, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, बी लाल और बीके बालकृष्ण थापर, बीके थापर। बनवाली RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट, यह भी RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। आपसे कभी पूछे कि हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई किसने किया तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसी तरह से आपको यह आंसर जो है यहाँ आप दे सकते हैं। इसका उत्खनन कार्य जो है इन लोगों ने किया और इसका उत्खनन कार्य जो है इन लोगों ने किया। अब उत्खनन केवल हड़प्पा स्थल का पूछा जाता है, किस वर्ष हुआ? हम भले लिख दे रहे हैं वर्ष यहाँ, लेकिन यह 1921 में यही पूछा जाता है, यह 1922 में, यह 1931 में। इसके बाद लोथल है 1953 से 1960, यह 1961, 1973 से 74 और यह 1990-91। लेकिन यह आपको याद रखना होगा 1921, क्योंकि यही पूछा जाता है परीक्षा में कि किस किस साल कौन कौन स्थल का उत्खनन कार्य जो है वह किया गया। तो इतना तो मैंने सारणी यहाँ बना दिया। अब यहाँ से क्या क्या मिला वह थोड़ा सा देख लेंगे, वही परीक्षा में पूछेंगे। अब जैसे हड़प्पा नामक स्थल पूछेगा तो हड़प्पा नामक स्थल पंजाब के रावी नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन कार्य 1921 में हुआ। यहाँ से 6 अन्नागार के 2 साक्ष्य, जैसे अन्नागार का साक्ष्य यहाँ से मिला लेकिन यह सबसे बड़ा है, और यहाँ से भी मिला है लेकिन यह 6 मिला है। 6 मतलब रोड के इस साइड में 6, रोड के इस साइड में 6 अन्नागार। अगर 6 अन्नागार पूछ देगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। केवल अन्नागार पूछेगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है। यहाँ से गेहूं और जौ का साक्ष्य भी मिला है। इस स्थल से गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है। यहाँ लिख रहे हैं गेहूं और जौ, यही मुख्य खाद्य पदार्थ भी था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। यहाँ से कब्रिस्तान यक्ष
और समाधि आर का प्रमाण भी मिला। कब्रिस्तान यक्ष उसको कहा, ABCD वाला यक्ष, जैसे कब्रिस्तान यक्ष, समाधि R37 का प्रमाण भी मिला है। हड़प्पा से, सब यह हड़प्पा के बारे में बोल रहे हैं। अभी यक्ष जो है ना, यह आकार के रूप में माना गया है, और आर यह सिंबल है, और यहाँ से कितने समाधि मिले तो 37। इसलिए इसको, जैसे मान लीजिए कि आप आर्कियोलॉजी से PhD वगैरह कर रहे हैं, चाहे रिसर्च कर रहे हैं, तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आपको ले जाएगा नालंदा, केसरिया, कुम्हराहा, उत्खनन वगैरह कराने के लिए, शोध वगैरह कराने के लिए। तो वही बात है यहाँ पर। मान लीजिए आप में 20 आदमी हैं, तो 2-2 के 4-4 के टोली में बांट दिया जाता है। तो आपका सिंबल अगर है तो A दे दिया गया, चाहे 1 दे दिया जाए, इनका B दे दिया गया, इनको एक कैप्टन बना दिया, उनको C दिया गया। तो उसी तरह से यह आप एक सिंबल मान सकते हैं। और जो समाधि वहाँ से खुदाई जब किया गया ना, तो कितने समाधि मिले तो 37 समाधि मिले, ठीक है। इसलिए आज समाधि कब्रिस्तान यक्ष, इसका आकार जो है वह यक्ष आकार का था, इसलिए इसको कब्रिस्तान यक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। तो यह सब हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा है यह। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ प्रेतों का टीला या भूतों का टीला या लाशों की समाधि होता है। और यहाँ से बहुत सारा चीज मिला है। यहाँ से कांसे की नृत्य करती हुई नर्तकी, कांसे की नृत्य करती हुई नर्तकी का प्रमाण मिला है। कॉमा देके आप लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो कांसे की नर्तकी, कॉमा कांसे की नर्तकी, कॉमा सूती वस्त्र, कुषाण कालीन स्तूप। कुषाण वंश जब पढ़ेंगे ना तो स्तूप का निर्माण करवाया था, तो स्तूप मिला, कुषाण कालीन स्तूप। अन्नागार